हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सभी? अच्छे, गुड। तो पिछले टर्म पे हम लोग का चैप्टर चल रहा था डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन, और हमने अभी बहुत कुछ पढ़ लिया है, काफ़ी कुछ। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट पढ़ लिया है हमने, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स पढ़ लिया है, उसके बाद हमने डाइजेस्टिव एंजाइम्स पढ़ लिया। ठीक है, डिफरेंट टाइप के डाइजेस्टिव एंजाइम्स कौन कौन से होते हैं, उनका क्या फंक्शन है। ठीक है, अब वो डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स क्या क्या डाइजेशन करेंगे और कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को किस सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करेंगे, वो आज हम देखते हैं। चलिए चलते हैं। तो हम लोग पढ़ेंगे आज फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन। क्या पढ़ेंगे बेटा? फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन। ठीक है, देखते हैं जरा। सबसे पहले हम लोग कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन देखेंगे, यानी कि फर्स्ट नंबर है हमारा डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन अगर हम देखें तो सबसे पहले जो एंजाइम निकलता है कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन के लिए, तो सबसे पहला एंजाइम निकलता है बेटा माउथ में। तो यानी कि सबसे पहला माउथ यानी कि बक्कल कैविटी में क्या होता है, पहला कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन फर्स्ट वहीं से स्टार्ट हो जाता है। अब देखते हैं जरा कौन सा एंजाइम निकलता है, क्या करता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे स्टार्च बेटा फूड में लिया और इसको ब्रेक डाउन करना है इसके सिंपलेस्ट फॉर्म में, है ना। तो आपको याद होगा बक्कल कैविटी में क्या होती है, सलाइवरी ग्लैंड होती है। क्या होती है? सलाइवरी ग्लैंड में सलाइवा होता है, तो वहां पे रिलीज होता है अल्फा एमाइलेज। कौन सा एंजाइम बेटा? अल्फा एमाइलेज। पीछे आप पेज खोल के देखेंगे, पिछले टर्म पे हमने पढ़ाया था, पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि अल्फा एमाइलेज सलाइवरी ग्लैंड में प्रेजेंट होता है, सलाइवा में प्रेजेंट होता है सलाइवरी ग्लैंड के थ्रू। अल्फा एमाइलेज यहाँ पे पीएच कितना होता है बेटा? पीएच यहाँ पे कितना होगा? सलाइवा में पीएच कितना होगा? ये कहाँ से आ रहा है? सलाइवा से। अब यहाँ पे पीएच कितना होगा? पीएच होगा 6.8। कितना होगा? 6.8। और इस एंजाइम को एक्टिवेट करने के लिए यहाँ पे क्लोरीन आयन भी प्रेजेंट है, क्लोराइड आयन। आपको जैसा कि पता होगा पिछले टर्म पे पढ़ाया गया है, ये आप देख सकते हैं वहां पे। तो अल्फा एमाइलेज जो सलाइवा में प्रेजेंट था, सलाइवरी ग्लैंड के थ्रू क्या हुआ, सेक्रेट हुआ, उसने स्टार्च को ब्रेक डाउन किया इस पीएच में, इसके थ्रू एक्टिव हुआ। किसमें ब्रेक डाउन किया बेटा? माल्टोज प्लस आइसोमाल्टोज प्लस अल्फा डेक्सट्रिन्स। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं इनमें ब्रेक करेगा। कौन? अल्फा एमाइलेज। अब बेटा बात आती है कि माउथ में सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है ना। तो माउथ में जब ये स्टार्ट हो गया तो कितना अमाउंट सर स्टार्च का माउथ में डाइजेस्ट हो जाएगा, क्योंकि बाकी जगह भी एमाइलेज निकल रहा है, पेंक्रियाटिक एमाइलेज रिलीज होगा और इसके बाद और भी एंजाइम्स हैं। तो बाकी क्या करेंगे? अगर यहीं पे सारा स्टार्च हम लोग डाइजेस्ट कर देंगे तो बाकी आगे क्या होगा? तो उसके लिए हम लोग देखते हैं लगभग 30% स्टार्च कहाँ पे डाइजेस्ट हो जाता है? बक्कल कैविटी में। अब बेटा यहाँ पे दूसरे नंबर पे देखना है, यानी कि फिर स्टार्च बचा, अभी स्टार्च बचा होगा ना, क्योंकि 30% ही क्या हुआ है, डाइजेस्ट हुआ है, बाकी 70% स्टार्च बचा हुआ है। तो हम माउथ के नीचे फूड को ले गए ओसोफेगस में, वहां पे कोई एंजाइम नहीं। इसके बाद स्टमक में ले गए तो स्टार्च को डाइजेस्ट करने वाला कोई एंजाइम नहीं। देन आफ्टर जब फूड आगे पहुंचा इंटेस्टाइन में, इंटेस्टाइन मतलब ड्यूडेनम में पहुंचा जब, तो बेटा वहां पे एक ट्यूब आके ओपन होती है आगे, जिसे हम बोलते हैं पेंक्रियाटिक डक्ट, और पेंक्रियास का जो भी सिक्रीशन होता है वो उसमें ओपन होता है। तो देखते हैं जरा दूसरी बार स्टार्च जो है ये 70% स्टार्च वहां पे ब्रेक डाउन होगा और यहाँ पे कौन सा निकलेगा? पेंक्रियाटिक एमाइलेज।
ये बेटा पीछे सब कुछ आपको मिलेगा, ये एंजाइम्स सब आपने पढ़े। पैंक्रियाटिक अमाइलेज है बेटा। अब ये पैंक्रियाटिक अमाइलेज जो है यहाँ पे पीएच कितना होगा? अब आपको पता है कि जब भी पैंक्रियाटिक जूस का जो भी सिक्रीशन होता है उसका पीएच कितना होता है? लगभग 7 से 8 के बीच में, 7 to 8 है बेटा, और ये पॉइंट है, ध्यान रखना 7 to 8। अब ये कहां से निकल रहा है? पैंक्रियास से। पैंक्रियाटिक जूस है ये, ठीक है, यहाँ पैंक्रियास इतना लिख लेंगे बस, ठीक है। अब ये क्या करेगा? स्टार्च को ब्रेक डाउन करेगा किसमें? माल्टोज, आइसोमाल्टोज, अल्फा डेक्सट्रिन्स, डेक्सट्रिन शुगर, ठीक है ना, अल्फा डेक्सट्रिन। इसमें क्या कर देगा? ये इसको ब्रेक डाउन कर देगा। कंफर्म। अब बेटा ये क्या हुआ? डाइसैकेराइड में पॉलीसैकेराइड जो था वो डाइसैकेराइड में ब्रेक डाउन हो गया। माल्टोज ये सब डाइसैकेराइड है ना। तो अब क्या करना है? आगे चलेंगे, यानी कि जैसे ड्यूडेनम से क्रॉस होकर आगे फूड जाएगा, यानी कि पैंक्रियाटिक जूस उसमें मिक्स होकर के उसको डाइसैकेराइड में कन्वर्ट कर देगा। तो अभी उसको मोनोसैकेराइड में कन्वर्ट करना है ना, कि डाइजेशन में क्या होता है? ब्रेक डाउन करना है फूड का कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल से सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल की तरफ, है ना। तो अब क्या होगा देखते हैं जरा। अब हमारे पास माल्टोज है, माल्टोज है। माल्टोज को ब्रेक डाउन कौन करेगा? ब्रेक डाउन कौन करेगा? माल्टेज एंजाइम। कौन सा? माल्टेज, TASE, माल्टेज एंजाइम। और ये माल्टेज एंजाइम कहां से निकल रहा है बेटा? इंटेस्टाइनल जूस से। इंटेस्टाइनल जूस, इंटेस्टाइनल जूस मतलब इसी को हम लोग सकस एंटेरिकस बोलते हैं। और यहाँ का पीएच भी वही सेम है बेटा, कितना? 7 से 8। जैसा कि आपने पढ़ा 7.3 to 8.2, 8.3 ऐसा आपने देखा होगा, 7.4 से 8.3, मतलब 7 से 8 के बीच में हो सकता है, ठीक है। तो माल्टेज अब ये किस में कन्वर्ट करेगा बेटा? ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगा, ये सिंपलेस्ट फॉर्म है। इसके बाद माल्टेज के बाद आइसोमाल्टेज को लेगा, आइसोमाल्टेज, उसको भी सेम यहाँ पे आइसोमाल्टेज एंजाइम लगेगा, आइसोमाल्टेज एंजाइम, और वो भी कहां से निकलेगा? इंटेस्टाइनल जूस। आईजे का मतलब हमने आईजे लिख दिया यहाँ पे, ये भी इंटेस्टाइनल जूस से निकलेगा। आप देख सकते हैं पीछे जो लेक्चर में पढ़ाया है ना। पीएच कितना होगा? 7 to 8। और ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? ग्लूकोज में, ये भी, है ना। इसके बाद तीसरा बेटा, तीसरा इसी में आ गया। तीसरा क्या था? डेक्सट्रिन्स, अल्फा डेक्सट्रिन, अल्फा डेक्सट्रिन्स। ये यहाँ इसके लिए कौन सा एंजाइम है? इसके लिए भी एंजाइम है बेटा, अल्फा डेक्सट्रिनेज, डेक्सट्रिनेज। और ये भी कहां से निकलेगा? इंटेस्टाइनल जूस से। आईजे का मतलब इंटेस्टाइनल जूस। और पीएच कितना होगा बेटा? 7 to 8। पीएच तो वही रहेगा 7 to 8। ये भी कन्वर्ट हो जाएगा ग्लूकोज में। अब यहां तक के आप समझ गए। ये स्टार्च का डाइजेशन सबसे पहले कहां स्टार्ट होता है? माउथ और बक्कल कैविटी में। ये कहां हो रहा है? ये बेटा हो रहा है पैंक्रियाज इंटेस्टाइन में। ये पूरा का पूरा पार्ट कहां हो रहा है? ये यहां से लेकर के यहाँ, ये कहां हो रहा है? इंटेस्टाइन में, ठीक है। इंटेस्टाइन मतलब ये पैंक्रियाज, ये ड्यूडेनम में हो रहा है, और ये सारा का सारा आगे उसके ड्यूडेनम के आगे थोड़ा सा जजुनम, है ना। तो इस तरीके से ये आप समझ सकते हैं। इसके बाद और भी शुगर्स होती है, जैसे कि यहाँ पे देखते हैं सुक्रोज। सुक्रोज, सुक्रोज को कौन सा एंजाइम डाइजेस्ट करेगा? सुक्रेज बेटा। कौन सा? सुक्रेज, सुक्रेज एंजाइम डाइजेस्ट करेगा। और यहाँ पे पीएच वही रहेगा, पीएच कितना? 7 से 8। और किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सुक्रेज किस में कन्वर्ट होगा? ग्लूकोज, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में, ठीक है। इसके बाद फिर और भी शुगर होती हैं, जैसे कि लैक्टोज शुगर, मिल्क शुगर जिसको बोलते हैं हम लोग। लैक्टोज को कौन ब्रेक करेगा? लैक्टेज एंजाइम। लैक्टेज पीएच वही कितना रहेगा? 7 से 8। और बेटा किस में कन्वर्ट हो जाएगा? लैक्टोज शुगर किस में कन्वर्ट होगी? ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में कन्वर्ट हो जाएगा,
तो ये सारे के सारे एंजाइम्स इनको ब्रेक करेंगे इन सिंपलेस्ट फॉर्म में, यानी कि स्टार्च क्या है, पॉलीसैकेराइड है, और ग्लूकोज क्या है या फ्रक्टोज क्या है, मोनोसैकेराइड। बात समझे कि नहीं, नोट कर लें। अब बेटा यहां पे क्या किया हमने, स्टार्च पॉलीसैकेराइड है उसको कन्वर्ट किया मोनोसैकेराइड में। किसने कन्वर्ट कर दिया, मोनोसैकेराइड में कन्वर्ट कर दिया। अब वो ग्लूकोज क्या हो जाएगा, आसानी से एब्जॉर्ब हो जाएगा, सिंपलेस्ट फॉर्म है, सिंपलेस्ट बायोलॉजी। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखेंगे कि बताने वाली बात है, आप लोग नोट कर लेना कि ओसोफेगस और स्टमक में दोनों जगह ना तो स्टार्च का डाइजेशन नहीं होता है, ठीक है। ओसोफेगस में तो ग्लैंड सी नहीं होती, डाइजेस्टिव ग्लैंड, तो वहां पे नहीं, ना तो स्टार्च डाइजेस्ट होगा ना कुछ भी और भी। स्टमक में स्टार्च डाइजेस्ट नहीं होता, तो स्टार्च कहाँ डाइजेस्ट होगा, माउथ में यानी कि बक्कल कैविटी में और इंटेस्टाइन में, कंफर्म। तो इसको सिंपलेस्ट में कन्वर्ट कर दिया। सेकेंड नंबर देखते हैं, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन का डाइजेशन देखते हैं। सबसे पहले ये स्टार्ट कहां से होता है, प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम अगर हम देखें तो सबसे पहले कहां निकलता है प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम, स्टमक में। तो बेटा कहां, स्टार्ट फ्रॉम स्टमक, फ्रॉम स्टमक, स्टमक से ये स्टार्ट होता है। स्टमक से स्टार्ट हुआ डाइजेशन, कैसे देखते हैं जरा। सबसे पहले तो हमारे पास एक मिल्क प्रोटीन की बात करते हैं, बाकी प्रोटीन भी डाइजेस्ट होती है, लेकिन हम अभी मिल्क प्रोटीन की बात कर रहे हैं। तो मिल्क प्रोटीन की अगर हम बात करें, मिल्क प्रोटीन, मिल्क प्रोटीन बेटा कौन सी है, केसीन, केसीन मिल्क प्रोटीन है। इसे हमें डाइजेस्ट करना है, तो यहाँ पे हम लोग कौन सा एंजाइम लाएंगे, रेनिन। रेनिन स्टमक में रिलीज होता है। अब ये रेनिन जो होता है वो प्रोरेनिन फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है, प्रोरेनिन। आपने देखा होगा पिछले लेक्चर में पढ़ा भी था। तो ये क्या होता है, प्रोरेनिन होता है, तो इसको रेनिन में कन्वर्ट किया गया, यानी कि ये रेनिन जो है वो एक्टिव फॉर्म है और प्रोरेनिन क्या था, इनएक्टिव फॉर्म। तो यहाँ पे प्रोरेनिन हम लोग लिख सकते हैं, प्रोरेनिन। वो किसकी वजह से, HCl की वजह से क्या हो गया, एक्टिव हो गया। HCl ने इस पे एक्ट किया और ये एक्टिव हो गया। अब ये एक्टिव हो गया तो बेटा यहाँ पे pH कितना है, उसमें ये फंक्शन करेगा 1.5 से लेकर के 2.5 तक, 1.5 से 2.5 तक pH होता है। अब ये क्या करेगा, केसीन को किसमें कन्वर्ट कर देगा, कैल्शियम पैराकैसिनेट, कैल्शियम पैराकैसिनेट, कैल्शियम पैराकैसिनेट में कन्वर्ट कर देगा। और ये कैल्शियम पैराकैसिनेट क्या है, कर्ड लाइक, कैसा है, कर्ड लाइक, मतलब मिल्क जो था वो किसमें कन्वर्ट होगा, कर्ड लाइक सब्सटेंस। इसी को हम लोग बोलते हैं कर्डलिंग ऑफ मिल्क। क्या बोलते हैं बेटा, कर्डलिंग ऑफ मिल्क, मिल्क की कर्डलिंग बोलते हैं इसे हम, कर्डलिंग ऑफ मिल्क। अब ये कैल्शियम पैराकैसिनेट क्या होता है, कुछ टाइम बाद फिर से इस पे एक्शन होगा रेनिन का, और ये बेटा क्या होगा, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, प्रोटियोजेस, प्रोटियोजेस प्लस पेप्टोन में, है ना। ये थोड़ा लंबी चेन होती है किसके, अमीनो एसिड के, प्रोटीन और पेप्टोन, उसमें कन्वर्ट हो जाएगा, कंफर्म। अब रेनिन की अगर हम बात करें तो यहां पे जो रेनिन है, ये रेनिन बेटा सिर्फ और सिर्फ रिलीज ओनली इन किस में रिलीज होता है, चाइल्ड्स, छोटे बच्चों में ही ये रिलीज होता है ना। बात ध्यान से समझना। और एडल्ट में जो हमारी बॉडी में ये रिलीज नहीं होता है, नेग्लिजिबल या वेरी लिटिल लिख सकते हैं, वेरी लिटिल और absent इन एडल्ट में ना के बराबर या बहुत कम या फिर absent होता है कौन, रेनिन। बात समझेगी नहीं, कंफर्म, वेरी गुड। अब नेक्स्ट दूसरा एंजाइम यहाँ पे निकलता है और एक प्रो रेनिन निकलता था, उसको रेनिन में कन्वर्ट किया। फिर दूसरा एंजाइम पेप्सिन, कौन निकलता है, प्रोपेप्सिन, ठीक है ना, है ना, मतलब प्रोपेप्सिन, उसका नाम क्या होता है, पेप्सिनोजन। तो सबसे पहले हम दूसरी तरफ देखेंगे, फिर से प्रोटीन, यहाँ पे हम प्रोटीन लेंगे,
कोई भी प्रोटीन हो, कुछ को छोड़ करके केराटिन वगैरह के लिए को डाइजेस्ट नहीं कर सकता ये एंजाइम, ठीक है ना। केराटिन प्रोटीन जो नेल्स में और हेयर्स वगैरह में होती है केराटिन वगैरह, तो केराटिन प्रोटीन को डाइजेस्ट नहीं करना। प्रोटीन यहाँ पे प्रेजेंट है, सिंपल से प्रोटीन लिखते हैं, और प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या लेते हैं, पेप्सिन। क्या लेते हैं बेटा, पेप्सिन। और पेप्सिन ये किससे कन्वर्ट हुआ है, एक्टिव फॉर्म किससे, पेप्सिनोजन से। पेप्सिनोजन से ये एक्टिव फॉर्म यहाँ पे का फंक्शन कौन किया, HCl। अब ये पेप्सिन में कन्वर्ट हो, पीएच कितना है बेटा, वही 1.5 से लेकर 2.5 तक है ना, पीएच हो गया। इसके बाद ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, प्रोटियोजेस प्लस पेप्टोन में, क्योंकि यहाँ पे तो क्या नहीं है, यहाँ पे क्या नहीं है भाई, प्रोटीन मिल्क प्रोटीन होती तो किसमें कन्वर्ट होती, पहले कैल्शियम पैराक्सिनेट में और फिर उसके बाद पेप्टोड। लेकिन यहाँ पे प्रोटीन दूसरी प्रोटीन से ये किसमें कन्वर्ट हो जाती है, प्रोटीन, और फाइनल प्रोडक्ट तो वही बनता है, प्रोटीन प्लस पेप्टो। ओके, अब बेटा यहाँ पे कितनी प्रोटीन्स डाइजेस्ट होती है, क्योंकि आगे भी प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम निकलते हैं, तो यहाँ पे लगभग 50% प्रोटीन जो होती है वो डाइजेस्ट हो जाती है ना। 50% प्रोटीन यहाँ पे प्रोटीन किसके थ्रू डाइजेस्ट हो जाती है, पेप्सिन के थ्रू, ठीक है ना, नोट डाउन कर लें। अब बेटा हमने कितनी 50% प्रोटीन को डाइजेस्ट कर दिया, बची 50% है ना। नॉर्मल जो दाल वगैरह खाते हैं तो उसमें प्रोटीन्स होती है, या और भी विटामिन प्रोटीन, उन सब प्रोटीन्स को हमने डाइजेस्ट किया तो 50% प्रोटीन स्टमक में डाइजेस्ट हो गया। अब स्टमक के बाद फूड कहाँ जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारे पास सबसे पहली ग्लैंड है पैंक्रियास, वहां से एंजाइम निकलते हैं, 6 एंजाइम आपको पढ़ाए थे, और उसके बाद उसमें कितने प्रोटीन डाइजेस्टिंग है वो भी अभी हम पढ़ लेंगे। और इसके बाद फिर इंटेस्टाइनल जूस से कई सारे एंजाइम निकलते हैं। तो चलते हैं आगे, 50% जो प्रोटीन जो बची हुई 50% प्रोटीन है बेटा, उससे कौन डाइजेस्ट करेगा, उस 50% प्रोटीन को एंजाइम ट्रिप्सिन, एक तो सबसे पहले हाँ ट्रिप्सिन बेटा, और काइमोट्रिप्सिन। एक ट्रिप्सिन है और दूसरी काइमोट्रिप्सिन, इनके नाम आपको शायद याद होंगे, इनएक्टिव फॉर्म वाले नाम याद होंगे। एक ट्रिप्सिन का क्या नाम था, ट्रिप्सिनोजन, और काइमोट्रिप्सिनोजन है ना। तो सर ये एक्टिव फॉर्म है इनका, इनएक्टिव फॉर्म से ये क्या हुआ, एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हुए। पहले एंटेरोकाइनेज, ध्यान देना यहां पे ट्रिप्सिनोजन है, ये ट्रिप्सिनोजन इनएक्टिव फॉर्म था, इसको कन्वर्ट किया है एंटेरोकाइनेज ने, एंटेरोकाइनेज एंजाइम ने इसको क्या कर दिया, एक्टिव ट्रिप्सिन बना दिया। अब ये फंक्शन करेगा, प्रोटीन को ब्रेक डाउन करेगा, कंफर्म। यहाँ पे जो एंटेरोकाइनेज है ये कहां से आ गया सर, ये स्मॉल इंटेस्टाइन से निकलने वाले एंजाइम्स, इंटेस्टाइनल जूस से निकलने वाले एंजाइम्स में आप देखेंगे तो एंटेरोकाइनेज है, ठीक है। अब ये ट्रिप्सिन को, ये ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट कर दिया, एक्टिव हो गया। अब बचा ये काइमोट्रिप्सिनोजन, तो ये क्या था, काइमोट्रिप्सिनोजन था, बेटा ये इनएक्टिव फॉर्म था इसका, ये एक्टिव में कन्वर्ट हुआ, मतलब यहां पे कौन एक्शन किया, ट्रिप्सिन, यहां पे कौन एक्शन किया बच्चा, ट्रिप्सिन एक्शन करेगा, मतलब ट्रिप्सिनोजन को एक्टिव करने में एंटेरोकाइनेज का हाथ है, और काइमोट्रिप्सिनोजन को एक्टिव करने में किसका हाथ है, ट्रिप्सिन का। मतलब ट्रिप्सिनोजन पहले खुद एक्टिव होता है और बाद में काइमोट्रिप्सिनोजन को एक्टिव करता है, कंफर्म, वेरी गुड। अब ये दोनों एंजाइम कहां से निकल रहे हैं बेटा, पैंक्रियाटिक जूस से एंजाइम निकल रहा है। यहाँ पीएच कितना होगा, पीएच तो सभी को पता है 7 to 8 है ना, 7 से 8 के बीच में पीएच होगा। अब ये प्रोटीन किसमें कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, प्रोटियोजेस प्लस पेप्टोन है ना, क्योंकि ये बीच से ब्रेक करेंगे तो लंबी चेन, क्योंकि एंडोपेप्टाइडेज है ये दोनों एंजाइम्स,
एक्सो तो है नहीं, तो ये किनारे से ब्रेक नहीं करेंगे। जब किनारे से ब्रेक करेंगे तो एक एक अमीनो एसिड तोड़ेंगे, तो अमीनो एसिड तो अभी बन नहीं सकता है। जब लंबी चेन को बीच से तोड़ दोगे तो पेप्टाइड इधर पेप्टाइड इधर, तो प्रोड्यूसर और पेप्टोन बनेगा। कंफर्म, वेरी गुड। अब हम लोग आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है बेटा क्या, सेकेंड नंबर, प्रोटीन डाइजेस्ट हो गई। अब हमारे पास क्या बचा हुआ है, प्रोटीन 100% डाइजेस्ट हो गई, लेकिन किस फॉर्म में डाइजेस्ट हुई है, तो हमें क्या लेना है, प्रोटियोजेस, प्रोटियोजेस प्लस पेप्टोन हमारे पास आया है, प्रोटियोजेस प्लस पेप्टोन। ये जो प्रोटियोजेस प्लस पेप्टोन है इसको ब्रेक डाउन करना है हमको, ध्यान से। अब यहां पे हमारे पास कार्बोक्सीपेप्टाइडेज है, कौन सा, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज, ठीक है। ये एक्सोपेप्टाइड, एक्सो क्या है, एक्सोपेप्टाइड है ना। तो ये क्या करेगा, ये पहले तो निकलता कहां से, आपको पता होना चाहिए, पैंक्रियाटिक जूस से, पैंक्रियाटिक जूस से, ठीक है। इसके बाद दूसरा और एक एंजाइम है, दूसरा क्या नाम है, अमीनोपेप्टाइडेज, अमीनोपेप्टाइडेज, अमीनोपेप्टाइडेज भी एक्सोपेप्टाइडेज है। ये कहां से रिलीज होता है, इंटेस्टाइनल, इंटेस्टाइनल जूस, ये कहां से, सकस एंटेरिकस में आता है। देखो ये कार्बोक्सीपेप्टाइडेज पैंक्रियाटिक जूस है और अमीनोपेप्टाइडेज किसमें आता है, इंटेस्टाइनल जूस में। लेकिन पीएच लगभग दोनों का सेम ही रहेगा। पीएच कितना रहेगा, 7 से 8 के बीच में, 7 to 8 पीएच रहेगा। कंफर्म। अब देखते हैं जरा इसको किसमें कन्वर्ट करेगा। ये एक्चुअली कई सारी लंबी चेन है ना, पॉलीपेप्टाइड है ये, तो इसको कन्वर्ट कर देगा डाइपेप्टाइड में, डाइपेप्टाइड्स प्लस अमीनो एसिड, क्योंकि एक्सोपेप्टाइडेज है तो किनारे से भी कुछ ब्रेक करेंगे, तो कुछ दो के अमीनो एसिड, मतलब दो डाइपेप्टाइड किसको बोलते हैं, जिसमें 2 अमीनो एसिड डाइपेप्टाइड, 2 अमीनो एसिड क्या हो गया, जुड़ गया तो डाइपेप्टाइड बन गया। और कुछ सिंगल अमीनो कुछ सिंगल अमीनो एसिड होंगे तो सिंगल अमीनो एसिड दिए। कंफर्म। अब इसके बाद फिर से आगे चलते हैं। अभी हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं कन्वर्ट हुआ क्योंकि डाइपेप्टाइड अभी भी है, और सिंपलेस्ट क्या होता है, अमीनो एसिड। तो नेक्स्ट देखते हैं। अब हम फिर से लेते हैं डाइपेप्टाइड, डाइपेप्टाइड लिए और यहां पे एंजाइम ले लिए डाइपेप्टाइडेज, डाइपेप्टाइडेज, ठीक है। यहां पे पीएच कितना है, 7 से 8, 7 से 8 पीएच है। और ये डाइपेप्टाइडेज कहां से निकलता है, इंटेस्टाइनल जूस, आईजे लिख दे रहे मतलब इंटेस्टाइनल जूस है ना। ये सकल एंटेरिकस में निकलता है डाइपेप्टाइडेज, ठीक है। इंटेस्टाइनल जूस में निकला और इसने क्या कन्वर्ट कर दिया, अमीनो एसिड में इसको कन्वर्ट कर दिया। मतलब डाइपेप्टाइडेज जो था वो अमीनो एसिड प्लस अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो गया। ये सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया प्रोटीन का। अब यहाँ पे एक चीज और है, जैसे कि कार्बोक्सीपेप्टाइडेज का पुराना नाम क्या होता था, प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज। मतलब पुराना नाम नहीं, मतलब इनएक्टिव फॉर्म वाला नाम है, पुराना नाम समझ लेना। तो प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज से ये बना है कार्बोक्सीपेप्टाइडेज। ऐसे लाइन यहाँ पे डाल देते हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या था, प्रो कार्बोक्सीपेप्टाइडेज, ठीक है। ये एंजाइम था प्रो कार्बोक्सीपेप्टाइडेज। ये किसमें कन्वर्ट हुआ, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज। यहाँ पे भी इसको एक्टिव करने के लिए कौन है, ट्रिप्सिन। देखो ट्रिप्सिन ने कमाल कर दिया, एंटेरोकाइनेज से खुद एक्टिव हुआ और उसके बाद काइमोट्रिप्सिनोजन को भी एक्टिव किया और प्रो कार्बोक्सीपेप्टाइडेज को भी एक्टिव किया। कंफर्म। तो ये अमीनो एसिड में सिंपलेस्ट में कन्वर्ट हो गया। मतलब प्रोटीन का डाइजेशन सबसे पहले कहाँ स्टार्ट हुआ, स्टमक में, और एंड कहाँ पे हो गया आके, इंटेस्टाइनल जूस में। इंटेस्टाइनल जूस तक अमीनो एसिड सिंपलेस्ट में कन्वर्ट हो गया प्रोटीन। कंफर्म। अब ये एब्जॉर्ब हो जाएगा जनरली, नॉर्मली। नोट कर लें। अब क्या आएगा बेटा, डाइजेशन ऑफ, थर्ड नंबर, डाइजेशन ऑफ फैट। फैट का डाइजेशन देखेंगे तो स्टार्ट फ्रॉम कहां से स्टार्ट होता है डाइजेशन फैट का, तो जहां पे लाइपेज एंजाइम निकला वहां से इसका क्या होगा, डाइजेशन स्टार्ट होगा। भले ही कुछ अमाउंट में हो लेकिन डाइजेशन स्टार्ट होगा। तो लिंगुअल लाइपेज की तो हम बात ही नहीं करेंगे क्योंकि लिंगुअल लाइपेज में वो इनएक्टिव फॉर्म होता है, वो डाइजेस्ट नहीं कर सकता है। कंफर्म। इसके बाद जब तक फूड
माउथ में तो कोई ऐसा एंजाइम निकला नहीं जब तक ओसोफेगस में पहुंचा, फिर उसके बाद स्टमक में पहुंचा। तो आपको स्टमक पर कुछ याद होगा, आपने लिखा भी होगा गैस्ट्रिक लाइपेज, ठीक है। तो क्या होता है कि गैस्ट्रिक लाइपेज कुछ अमाउंट, कुछ कितना अभी बताएंगे, स्टार्ट फ्रॉम स्टमक, स्टमक से स्टार्ट हुआ बेटा एंड इंटेस्टाइन, मतलब इंटेस्टाइन में कंप्लीट डाइजेस्ट हुआ। तो देखते हैं जरा, स्टमक से स्टार्ट हुआ, ध्यान रखना, मतलब 1% फैट डाइजेस्टेड इन स्टमक, स्टमक में कितना 1% जो होता है वो डाइजेस्ट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे इमल्सिफिकेशन नहीं हो पाता, इसलिए सिर्फ बहुत वेरी लिटिल 1% तो बहुत कम हुआ ना, उतना स्टमक क्या हो जाता है, उतना फैट क्या हो जाता है, डाइजेस्ट हो जाता है। कंफर्म। अब क्यों नहीं डाइजेस्ट होता बाकी फैट जब पर लाइपेज प्रेजेंट है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, फैट नॉट इमल्सिफाइड है ना, यहाँ पे फैट जो होता है वो इमल्सिफाइड नहीं होता। इमल्सिफिकेशन क्या होता है आप सभी जानते हैं, वैसे मैं बता चुका हूं, जब तक बाइल जूस फैट पे एक्शन नहीं करेगा, यानी कि बड़े फैट ग्लोब्यूल को सिंपलेस्ट यानी कि छोटे छोटे ग्लोब्यूल में कन्वर्ट नहीं करेगा, तब तक फैट अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होगा, है ना। बताया था तेल का बड़ा सा बूंदा जो है वो लेकर के और पानी में डाल दो तो क्या होगा, छोटे छोटे तेल की मतलब ग्लोब्यूल टाइप की बन जाएंगी, है ना, वैसे ही। तो अब चलते हैं आगे, मतलब स्टमक में तो 1% फैट डाइजेस्ट हो गया। अब आगे चलेंगे तो इंटेस्टाइन में, इंटेस्टाइनल में पहुंचेंगे तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे फैट ले लेंगे। तो जैसे ही फैट इंटेस्टाइन में पहुंचा तो फैट का बड़ा सा मॉलिक्यूल था, ये फैट मॉलिक्यूल है बड़ा सा, फैट ग्लोब्यूल है ना, ठीक है, फैट ग्लोब्यूल है बड़ा सा। इस पे एक्शन किया किसने, बाइल साल्ट्स ने एक्शन किया और ये कन्वर्ट हो गया किसमें, छोटे छोटे फैट ग्लोब्यूल्स में, यानी कि स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स में। किसमें कन्वर्ट हो गया बेटा, स्मॉल फैट ड्रॉपलेट्स या ग्लोब्यूल्स में ये कन्वर्ट हो गया, और इसी को बोलते हैं फैट इमल्सिफिकेशन। क्या बोलते हैं, फैट इमल्सिफिकेशन। क्या बोलते हैं बेटा, फैट इमल्सिफिकेशन। ये बाइल साल्ट था, फैट इमल्सिफिकेशन, बाइल साल्ट बड़े से बाइल फैट ग्लोब्यूल को स्मॉल में कन्वर्ट कर देगा। कंफर्म, वेरी गुड। अब क्या होगा, ये जो स्मॉल है उनका क्या होगा देखते हैं जरा। स्मॉल फैट ग्लोब्यूल जो है, स्मॉल फैट ग्लोब्यूल जो है बेटा, है ना, ग्लोब्यूल, वो क्या होगा, उनका ब्रेकडाउन होगा कौन से एंजाइम के वजह से, बहुत ध्यान से। पहला जो है वो पैंक्रियाटिक एमाइलेज। तो पहले एक्शन इस पे कौन करेगा, पैंक्रियाटिक एमाइलेज, या दूसरा इंटेस्टाइनल, पैंक्रियाटिक एमाइलेज नहीं बेटा, पैंक्रियाटिक लाइपेज, और दूसरा क्या है, इंटेस्टाइनल लाइपेज, है ना, दूसरा है इंटेस्टाइनल लाइपेज, पहला क्या है, पैंक्रियाटिक लाइपेज। तो पहले तो पैंक्रियाज इस पे एक्शन करेगा ना, क्योंकि पैंक्रियाटिक डक्ट पहले ओपन होती है आगे बाइल डक्ट के साथ, तो उसी यानी कि लगभग 70 से लेकर के 80% क्या करेगा, डाइजेशन, स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स का पैंक्रियाटिक लाइपेज डाइजेशन कर देगा, ठीक है। और पीएच कितना रहेगा, पीएच तो वही ना 7 to 8। ये अब बचा कितना, 20 से लेकर 30% कौन करेगा, इंटेस्टाइनल लाइपेज। अब ये क्या करेंगे, फैट को किसमें कन्वर्ट करेंगे, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में, किसमें कन्वर्ट कर देंगे, फैटी एसिड ग्लिसरॉल में। ये इसको कन्वर्ट कर दिया फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। अब क्या होगा, एक्चुअली यहाँ पे जो ये फैट डाइजेशन है, ये फैट डाइजेशन कैसा है, फैट डाइजेशन इज स्टेप वाइज रिएक्शन है। कैसी है बेटा, स्टेप वाइज रिएक्शन है। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे पहले ट्राइग्लिसराइड होगा, स्टेप वाइज कैसे, पहले ट्राइग्लिसराइड
फिर वो कन्वर्ट हो गए किसमें, डाइग्लिसराइड में, डाइग्लिसराइड, ग्लिसराइड, और फिर वो किसमें कन्वर्ट हो गए, मोनोग्लिसराइड में, किसमें, मोनोग्लिसराइड। मतलब कि हमें मोनो में कन्वर्ट करना है, तो स्टेप वाइज हुआ ना, हमने तो डायरेक्ट लिख दिया फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन ये स्टेप वाइज डाइजेशन है। कैसा, फैट डाइजेशन इन स्टेप वाइज रिएक्शन, मतलब ट्राइग्लिसराइड से डाइग्लिसराइड, डाइग्लिसराइड से मोनोग्लिसराइड में कन्वर्ट होगा, है ना, क्योंकि फैट में क्या होता है, ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं, तो ये बात ध्यान रखनी है। ओके, नोट डाउन करें। अब बेटा हमने कार्बोहाइड्रेट को सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, प्रोटीन को सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, उसके बाद हमने फैट को सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब हमारे पास एक और सब्सटेंस है जिसको हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो फोर्थ नंबर है बेटा न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड डाइजेशन, है ना। न्यूक्लिक एसिड का डाइजेशन देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो न्यूक्लिक एसिड का डाइजेशन कहां से स्टार्ट होता है, स्टार्ट फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन मतलब डुओडेनम, ठीक है ना, डुओडेनम से स्टार्ट होता है। और ये आपको पता होगा क्योंकि न्यूक्लिक एसिड को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम इसके पहले नहीं रिलीज होते। देखते हैं जरा, सबसे पहले हमारे पास डीएनए या आरएनए है, डीएनए या फिर ऑब्लिक आरएनए, ये दोनों न्यूक्लिक एसिड है ना। डेली हम लोग डीएनए आरएनए बहुत सारा खाते हैं, क्योंकि चाहे प्लांट सेल हो, एनिमल सेल हो, ये तो होते ही है उसमें। तो इसको हम लोग पहले डाइजेस्ट करेंगे, कौन सा एंजाइम है, न्यूक्लियोटाइडेज या न्यूक्लियस एंजाइम, कौन सा, न्यूक्लियस एंजाइम ने इसको डाइजेस्ट किया। और पीएच कितना है यहाँ पे, इंटेस्टाइन में है तो सिंपल सी बात है, न्यूक्लियस जो है पीएच कितना होगा, 7 से 8। और न्यूक्लियस कहाँ से निकल रहा है, कहाँ से निकल रहा है बेटा, पैंक्रियाटिक जूस से। ये कहाँ से निकलता है, पैंक्रियाटिक जूस, पीजे मतलब पैंक्रियाटिक जूस से। न्यूक्लियस जो है पैंक्रियाटिक जूस से निकलेगा, और पीएच 7 to 8 इसको न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड में कन्वर्ट कर देगा। किसमें कन्वर्ट कर देगा, न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड में कन्वर्ट कर देगा, किसको, डीएनए या आरएनए को, ठीक है, कंफर्म। अब क्या होगा, अब न्यूक्लियोटाइड को डाइजेस्ट करेगा, न्यूक्लियोटाइड को कौन डाइजेस्ट करेगा, न्यूक्लियोटाइड को डाइजेस्ट करेगा बेटा न्यूक्लियोटाइडेज एंजाइम। यहाँ पे पीएच कितना रहेगा, 7 to 8, और ये कहाँ से निकल रहा है, इंटेस्टाइनल जूस से, न्यूक्लियोटाइडेज। ये न्यूक्लियोटाइडेज किसमें कन्वर्ट कर देगा, इसको, न्यूक्लियोटाइड को न्यूक्लियोसाइडेज प्लस फॉस्फोरस, किसमें कन्वर्ट, इनऑर्गेनिक फॉस्फोरस, किसमें कन्वर्ट कर देगा, इनऑर्गेनिक फॉस्फोरस में कन्वर्ट करेगा। फॉस्फोरस अलग हो जाए तो न्यूक्लियोटाइड किसमें कन्वर्ट होता है, न्यूक्लियोसाइड में, ठीक है। साइडेज क्यों लिख रहा है, साइड, न्यूक्लियोसाइड, ठीक है। अब क्या होगा, न्यूक्लियोसाइड बचा हमारे पास दो जगह, न्यूक्लियोसाइड फिर से क्या होगा, यहाँ पे एंजाइम निकलेगा न्यूक्लियोसाइडेज, ये भी कहां से निकलता है, इंटेस्टाइनल जूस से। कहां से निकलता है बेटा, इंटेस्टाइनल, आईजे का मतलब इंटेस्टाइनल जूस। पीएच कितना होगा बेटा, वही 7 से 8, यानी कि इंटेस्टाइन, पूरे इंटेस्टाइन में जो भी डाइजेशन होगा वो पीएच 7 to 8 ही रहेगा। अब देन आफ्टर पीएच 7 to 8 हो गया, अब क्या करेगा, इसको न्यूक्लियोसाइड को ब्रेक करना है। तो न्यूक्लियोसाइड में क्या क्या होता है बेटा, एक तो आपका शुगर होगा, ये सिंपल शुगर होती है, प्लस पेंटोस शुगर इसको बोलते हैं, शुगर होगा प्लस नाइट्रोजनस बेसिस, ठीक है। नाइट्रोजनस बेसिस एब्जॉर्ब हो जाएंगे जनरली, और शुगर यहाँ पे एब्जॉर्ब कर ली जाएगी। तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया किसका, डाइजेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड का, इसको भी नोट डाउन कर लें। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट को सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया, इसके बाद प्रोटीन को सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, इसके बाद फैट को सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, इसके बाद न्यूक्लिक एसिड को सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब हमारे पास सारी सब्सटेंसेस यानी कि सारे लार्ज बायोमॉलिक्यूल सिंपलेस्ट में कन्वर्ट हो गए।
तो अब इन सिंपलेस्ट को क्या करना होगा, है ना, कन्वर्ट तो कर दिया हमारी बॉडी ने, अब क्या करेगी, है ना, एब्जॉर्ब करेगी। तो देखते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड, एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड का अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, एब्जॉर्प्शन देखते हैं किस तरीके से वो एब्जॉर्ब होता है। तो अगर हम यहाँ पे सबसे पहले तो हम बहुत यहाँ पे एक माइक्रोविलाई बना लेते हैं, क्योंकि उनका डाइजेशन उसी से हम लोग समझ पाएंगे। अब बेटा हमने ये क्या बना दिया है, इंटेस्टाइनल वॉल, और ये आप जो देख रहे हो ये माइक्रोविलाई है यहाँ पे, ठीक है, और ये सेल है यानी कि जिसमें माइक्रोविलाई एपिथेलियम है, उसके नीचे ये जो दिख रहा है आपको ये है ब्लड वेसल्स, बीवी लिख दे रहे हैं यहाँ पे, बीवी मतलब आप समझना ब्लड वेसल्स है, ठीक है। ये एपिथेलियम है म्यूकोसल एपिथेलियम जिसमें ये माइक्रोविलाई है, दीज आर द माइक्रोविलाई, ठीक है। इसके बाद ये जो व्हाइट वाली लाइन मैंने बनाई है यहाँ पे ये है लिम्फ वेसल्स, लिम्फेटिक वेसल्स, क्या है, लिम्फ वेसल्स है ना, क्या है बेटा, लिम्फ वेसल्स, ओके। तो वो लिम्फ वेसल्स है और ये ब्लड वेसल्स है, ठीक है ना, यहाँ पे लिम्फ वेसल्स और ब्लड वेसल्स होती है, और इन लिम्फ वेसल्स को हम लोग आगे क्या बोलेंगे वो भी देख लेंगे। तो सबसे पहले हम डाइजेशन देखते हैं ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज का। ग्लूकोज हमारे पास था प्लस गैलेक्टोज, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज जो है बेटा वो उसका डाइजेशन हमको एब्जॉर्प्शन करना है, क्या करना है, एब्जॉर्प्शन। ग्लूकोज और गैलेक्टोज जो होता है बेटा वो डाइजेस्ट एब्जॉर्ब होंगे इस के थ्रू, यानी कि विलाई के थ्रू क्या होगा, यहाँ पे एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। एब्जॉर्प्शन सरफेस एरिया पर आते हैं तो एब्जॉर्प्शन हो जाएगा, लेकिन एब्जॉर्प्शन कैसे होगा, तो एब्जॉर्प्शन जो होगा वो क्या होगा, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट विथ एन सोडियम आयन, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट विथ सोडियम आयन। कैसे जरा देखते हैं हम लोग, इसको थोड़ा समझना पड़ेगा कैसे। जैसे कि हम लोग सोडियम पोटेशियम पंप देखते हैं तो क्या होता है, ये मेम्ब्रेन है, ये है मेम्ब्रेन, और इस मेम्ब्रेन के ये आउट है और ये बेटा इन है, ठीक है, ये इन है और ये आउट है। तो आउट एंड सेल के इन साइड सोडियम पोटेशियम पंप चलता है तो उसमें सेल के बाहर यानी कि अंदर से बाहर कितने जाते हैं, 3 सोडियम आयन, ठीक है, और 2 पोटेशियम आयन अंदर आते हैं, और इन दोनों में खर्च क्या होता है, 1 एटीपी, है ना, 1 एटीपी में 2 पोटेशियम आयन अंदर आते हैं और 3 सोडियम आयन बाहर जाते हैं। अब यहां पे अंदर से सोडियम आयन ज्यादा बाहर निकल रहे हैं, देखो 2 पोटेशियम अंदर आ रहे हैं और 3 सोडियम बाहर जा रहे हैं, यानी कि बाहर सोडियम का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा ना। तो क्या होगा कि ये सोडियम जब अंदर आएगा तो इसी सोडियम के साथ यानी कि कैसे, इसी सोडियम के साथ यानी कि सोडियम आयन प्लस ग्लूकोज, क्या ग्लूकोज, ये क्या हो जाएंगे, अंदर आ जाएंगे इनसाइड, ये यहाँ पे ICF है, क्या है ICF, और बाहर क्या है ECF, ठीक है ना। मतलब ECF का मतलब होता है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जो सेल के बाहर है, और ICF का मतलब इंट्रा सेलुलर फ्लूइड जो सेल के अंदर है। तो सेल के बाहर सोडियम आयन का कंसंट्रेशन ज्यादा हो गया तो वो क्या होंगे, जनरली अंदर आएंगे, और अंदर आएंगे तो क्या होगा, यही होता है सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट विद Na, मतलब क्या होगा, सोडियम ग्लूकोज लिंक्ड ट्रांसपोर्ट, इसको शॉर्ट में लिखे तो SGLT, ठीक है ना। सोडियम ग्लूकोज लिंक ट्रांसपोर्ट होगा, और सोडियम जैसे ही इसके साथ मिक्स होकर के आएगा वैसे ही कहाँ जाएगा, ग्लूकोज यहाँ पे, और ग्लूकोज जो होगा, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज
गैलेक्टोज यहाँ अंदर आया एपिथेलियम और डायरेक्टली यहाँ से कहाँ जाएगा, यहाँ आ जाएगा ब्लड में, ब्लड में चला गया। कंफर्म किस तरीके से होगा आप समझ गए होंगे। अब बेटा यहाँ पे फिर क्या बचा, फिर बचा हमारे पास फिर बचा बेटा फ्रक्टोज प्लस मैनोज शुगर, ठीक है, मैनोज शुगर, ठीक है, ये दोनों बचा। तो इन दोनों का क्या होता है, ये कैसे अंदर जाते हैं, ब्लड तक पहुंचते हैं, ये पहुंचते हैं बेटा फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, किसके थ्रू, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, मतलब ये पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है। कैसा होता है, पैसिव, मतलब कि फैसिलिटी मिल गई, प्रोटीन्स के साथ बाइंड होगा और कहाँ पहुंच जाएगा, ब्लड में, और ये क्या कहाँ पहुंच जाएगा, ब्लड में पहुंच जाएगा। कंफर्म। फिर इसके बाद ये हो गया हमारा कार्बोहाइड्रेट किस तरीके से सिंपलेस्ट फॉर्म एब्जॉर्ब होगी। नेक्स्ट अमीनो एसिड देखते हैं। अमीनो एसिड हमारे पास था, ठीक है, प्रोटीन ब्रेक हुई थी तो अमीनो एसिड में, तो यानी कि अमीनो एसिड मतलब मोस्ट अमीनो एसिड जो है वो ब्लड में कैसे पहुंचेगी बेटा, एसजीएलटी के थ्रू, वही सेम प्रोसेस जैसा कि आप ग्लूकोज और गैलेक्टोज में देख रहे थे, सेम ये कहां पहुंच जाएगी, ब्लड में, ठीक है। यहां पे अमीनो एसिड आ जाएगा, अमीनो एसिड। अब नेक्स्ट कुछ अमीनो एसिड यानी कि सब अमीनो एसिड, कुछ अमीनो एसिड का पार्ट जो होगा वो क्या करेगा, वो सिंपल फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के थ्रू कहां पहुंच जाएगा, ब्लड में। मतलब कि अगर अमीनो एसिड का एब्जॉर्प्शन पूछता है कि किस तरीके से एब्जॉर्प्शन होता है तो आप क्या बताएंगे, एसजीएलटी के थ्रू। कुछ अमाउंट में हो रहा है इसलिए इसको आप पहले ध्यान नहीं रखेंगे, ज्यादा अमाउंट किसके थ्रू एब्जॉर्ब हो रहा है ना, कौन सा, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट विथ सोडियम, ठीक है। अब इसके बाद प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया डाइजेस्ट। अब चलते हैं हम लोग किसके थ्रू, किसकी तरफ, फैट डाइजेशन की तरफ। देखते हैं जरा फैट डाइजेशन किस तरीके से होता है। फैट ग्लोब्यूल छोटे छोटे हैं और ये फैट जो है वो कैसा है, फैट जो है वो बेटा कैसा है, फैट होगा हाइड्रोफोबिक, तो आसानी से तो ये एब्जॉर्ब हो नहीं सकता है, ठीक है ना। तो इसको कैसे एब्जॉर्ब करें देखते हैं जरा। अब इस फैट के साथ, एक तो फैट हो गया, फैट के साथ बाइल जुड़ेगा आके, बाइल इसके साथ बाइंड होगा, प्लस इसके साथ फॉस्फोलिपिड बाइंड होगा, फॉस्फोलिपिड। और फॉस्फोलिपिड तो आप समझते होंगे, है ना, फॉस्फोलिपिड जो होता है वो तो आप समझते होंगे, हाइड्रोफिलिक इसके हेड्स होते हैं, ठीक है ना, फॉस्फोलिपिड के। तो फॉस्फोलिपिड के क्या होते हैं, हाइड्रोफिलिक हेड होते हैं। तो किस तरीके से इसके साथ चिपकेगा देखें जरा। ये हमारा फैट है और फैट के चारों तरफ ये चिपक गया, कौन, फॉस्फोलिपिड, इस तरीके से। और इसके हेड जो है वो क्या है, हेड क्या है, हाइड्रोफिलिक। तो ये हाइड्रोफिलिक है, हाइड्रोफिलिक। और ये सेंटर वाला पार्ट क्या है, हाइड्रोफोबिक। ओके। अब बेटा हाइड्रोफिलिक ये जब इतना मिल जाए ना तो इस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं मिसल्स। क्या बोलते हैं बेटा, मिसल्स। क्या बोलते हैं, मिसल। ओके। अब क्या होगा, ये एब्जॉर्ब होगा, ये एब्जॉर्ब हुआ। जैसे ये एब्जॉर्ब होगा वैसे ही यहाँ पे इसमें बाइल साल्ट जो होगा वो क्या होगा, रिमूव कर दिया जाएगा। जब बाइल साल्ट मेरा हट गया तो क्या बचेगा, इसमें बचेगा फॉस्फोलिपिड और फैट बचेगा। अब ये फैट यहाँ पे आ गया और इस फैट के ऊपर एक प्रोटीन की कवरिंग कर दी गई। क्या कर दी है बेटा, प्रोटीन की कवरिंग। ये फैट है, फैट, और ये प्रोटीन की कवरिंग है बेटा, प्रोटीन की कवरिंग, प्रोटीन कवर। ये जो स्ट्रक्चर बना, इस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं काइलोमाइक्रोन। क्या बोलते हैं बेटा, काइलोमाइक्रोन। इसको हम लोग काइलोमाइक्रोन बोलते हैं। यानी कि ये क्या है,
लिपोप्रोटीन हो गया। लिपो मतलब लिपिड और प्रोटीन इसके ऊपर कवर होगा तो लिपोप्रोटीन। फैट और लिपिड दोनों मिक्स हो गए, इसको हम काइलोमाइक्रोन बोलते हैं। अब ये क्या होगा, ये ब्लड में एब्जॉर्ब नहीं होगा, ये ब्लड में एब्जॉर्ब नहीं होगा, ये इस लिम्फ में एब्जॉर्ब होगा। मतलब कि फैट कहां एब्जॉर्ब होगा, एब्जॉर्ब इन लिम्फ वेसल्स, लिम्फ में एब्जॉर्ब होगा और इसी को हम लोग बोलते हैं लैक्टीन। क्या बोलते हैं, लैक्टीन। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है व्हाइट वाला, इसमें एब्जॉर्ब होगा और ये लैक्टीन बोलते हैं। और फिर बाद में ये लैक्टीन जो होता है यानी कि लिम्फ वेसल्स में एब्जॉर्ब होने के बाद लिम्फ वेसल्स कहाँ ओपन होंगी, ब्लड में, और ये ब्लड में क्या कर दिया जाएगा, ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा फैट। बात समझे कि नहीं? तो जरा एक बार फिर से देख लेते हैं। ग्लूकोज और गैलेक्टोज सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट विद Na, यानी कि सोडियम के थ्रू जाएगा, ये सोडियम ग्लूकोज लिंक ट्रांसपोर्ट होता है ये। तो इस तरीके से कैसे होगा, ये जब भी सोडियम पोटेशियम पंप चलता है जिसमें 2 पोटेशियम आयन अंदर आते हैं तो 3 सोडियम आयन बाहर जाते हैं। सोडियम आयन जब बाहर जाते हैं तो उनका कंसंट्रेशन ज्यादा होता है, तो उनके थ्रू ये अंदर आ जाता है। जब ICF से ECF से अंदर सोडियम आएंगे यानी कि ICF में, यहाँ पे क्या है ICF और बाहर क्या है ECF, एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड और इंट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। तो जब बाहर से अंदर आएंगे तो क्या हो जाएगा, उसके साथ ग्लूकोज भी और गैलेक्टोज भी आ जाएगा। बात समझेंगे नहीं? फिर फ्रक्टोज और मैनोज जो शुगर है वो फैसिलिटेड डिफ्यूजन या पैसिव डिफ्यूजन के थ्रू क्या हो जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, फ्रक्टोज प्लस मैनोज, फ्रक्टोज मैनोज आ गया। मोस्ट ऑफ द अमीनो एसिड जो होंगे वो सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट विद Na, इसके थ्रू आएंगे, है ना। SGLT मतलब यहाँ पे सोडियम, SGLT मतलब सोडियम अमीनो एसिड लिंक्ड ट्रांसपोर्ट, कंफर्म है ना। सो SGLT नहीं, सोडियम अमीनो एसिड लिंक्ड ट्रांसपोर्ट। इसके बाद कुछ अमीनो एसिड फैसिलिटेड डिफ्यूजन के थ्रू पैसिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू क्या हो जाएंगे, एब्जॉर्ब हो जाएंगे यहाँ पे। तो ज्यादातर किससे होते हैं, SAALT मतलब सोडियम अमीनो एसिड लिंक ट्रांसपोर्ट। इसके बाद प्रोटीन भी हो गया। अब इसके बाद फैट आया। फैट सबसे पहले, फैट नॉर्मली क्या होता है, फैट ये दिख रहा है तो हाइड्रोफोबिक ये लिखा हुआ है, हाइड्रोफोबिक है ना। फैट क्या होता है, हाइड्रोफोबिक। फैट के साथ बाइल प्लस फॉस्फोलिपिड क्या होता है, इसके साथ मिक्स रहता है। तो जब मिक्स रहेगा तो फॉस्फोलिपिड इसके साथ क्या होता है, अपने टेल्स इसके साथ जोड़ देता है और हेड बाहर की तरफ रखेगा तो हेड होते हैं हाइड्रोफिलिक और सेंटर में जो फैट है वो क्या होगा, हाइड्रोफोबिक। इस स्ट्रक्चर को हम लोग मिसल्स बोलते हैं, है ना। अब ये एब्जॉर्ब होगा, जब एब्जॉर्ब होगा तो जैसे एंटीपिथेलियम के अंदर पहुंचेगा तो वहां पे इसके साथ प्रोटीन क्या कर दी जाएगी, कोटिंग कर दी जाएगी, प्रोटीन की कोटिंग कर दी जाएगी। बाइल साल्ट अलग हो जाएगा और उसके ऊपर प्रोटीन की कोटिंग कर देगी। तो फैट और प्रोटीन की कोटिंग प्लस फॉस्फोलिपिड भी है यहाँ पे। तो फैट और प्रोटीन की कोटिंग को हम लोग, अब जो स्ट्रक्चर बना उसे हम क्या बोलते हैं, काइलोमाइक्रोन। और ये एब्जॉर्ब कर दिया जाएगा कहाँ पे, लिम्फ वेसल्स में। लिम्फ वेसल्स मतलब लैक्टिन्स में एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा और लैक्टिन्स ओपन कर देंगे, इसको कहाँ ओपन कर देंगे, कहाँ पे ड्रॉप कर देंगे जाके, ब्लड में बाद में, है ना। और साथ ही साथ इसी फैट के साथ फैट सोल्यूबल विटामिन भी एब्जॉर्ब हो जाएगी। कंफर्म, नोट डाउन कर ले। अब एक टर्म यहाँ पे बेटा ध्यान रखिए, काइल। आप लोग शायद नहीं पढ़े होंगे, काइल तो पढ़े थे, एसिडिक फूड। काइल जो होता है वो क्या होता है, काइल जो होता है वो बेटा स्मॉल इंटेस्टाइन फूड एल्केलाइन, एल्केलाइन फूड इन स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में जो एल्केलाइन फूड प्रेजेंट है उसे हम क्या बोलते हैं, काइल, ठीक है ना। और जो एसिडिक फूड स्टमक में होता है तो उसे हम क्या बोलते थे, काइल। H2O का डाइजेशन, H2O एब्जॉर्प्शन कैसे होगा, वाटर का एब्जॉर्प्शन तो ऑस्मोसिस के थ्रू हो जाएगा, ऑस्मोसिस रिक्वायरमेंट जैसे होगा, ठीक है ना। तो ये कहाँ पे होगा बेटा, लार्ज इंटेस्टाइन में सबसे ज्यादा वाटर एब्जॉर्ब हो जाएगा। इसके बाद और कुछ भी एब्जॉर्प्शन, कुछ एब्जॉर्प्शन होते हैं, जैसे कि माउथ में कुछ चीजों का एब्जॉर्प्शन होता है, ये तो इंटेस्टाइन में हो गया। इसके बाद माउथ में कुछ एब्जॉर्प्शन स्टमक में होता है, ठीक है। तो कुछ लार्ज इंटेस्टाइन में तो देखते हैं जरा कैसे।
माउथ में एब्जॉर्प्शन, यानी कि अगर हम देखें माउथ एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन इन माउथ, एब्जॉर्प्शन इन माउथ, माउथ में क्या क्या एब्जॉर्ब होता है बेटा? जो आपकी ओरल म्यूकोसा है, ओरल म्यूकोसा वो क्या क्या करेगी? सम ड्रग्स, सम ड्रग्स है ना, बहुत सारे ऐसे ड्रग्स आते हैं जिनको आप जीभ के नीचे रख लो, उनका असर दिखाना तुरंत चालू हो जाता है ना। बहुत सारी टैबलेट्स ऐसी होती हैं जो मार्केट में आजकल आती हैं, और बहुत सारी बीमारी, हार्ट के पेशेंट्स वगैरह को ऐसी टैबलेट दी जाती है, माउथ में रखो और तुरंत जो है रिलीफ मिलता है। तो कुछ ड्रग्स होते हैं जो टंग में यानी कि माउथ में ही, ओरल म्यूकोसा के थ्रू एब्जॉर्ब होते हैं। कुछ ड्रग्स होते हैं जिसमें एक हमारे पास ये है नाइट्रोग्लिसरीन, नाइट्रोग्लिसरीन, नाइट्रोग्लिसरीन जो है वो एब्जॉर्ब हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद फिर क्या होगा? सेकेंड नंबर बेटा, बी नंबर पे स्टमक, एब्जॉर्प्शन इन स्टमक। स्टमक में क्या एब्जॉर्ब होगा? स्टमक में एब्जॉर्ब होगा बेटा H2O कुछ, ठीक है, सम H2O, कुछ H2O एब्जॉर्ब हो जाएगा। कामा एल्कोहल है ना, एल्कोहल इसलिए कि भाई अगर एल्कोहल ऐसी होती कि अभी पिया और फिर क्या बोलते हैं 2 घंटे बाद डाइजेस्ट हुई, फिर 3 घंटे बाद नशा रहा, तो कोई नहीं पीता इसको, है ना, क्योंकि अल्कोहल स्टमक में जाकर तुरंत क्या होती है? एब्जॉर्ब होती है और नशा तुरंत आता है, सेरिबेलम को क्या कर देती है? डिस्टर्ब कर देती है, और हमारा क्या होता है? बॉडी जो पॉस्चर है वो मेंटेन नहीं हो पाता। तो अल्कोहल समझ रहे हैं ना, अल्कोहल हो गया। इसके बाद क्या हो गया? एस्प्रिन, दांत काम तुरंत, है ना, एस्प्रिन हो गया। डिस्प्रिन, स्प्रिन का देखा होगा, एस्प्रिन केमिकल होता है उनमें। इसके बाद फिर और क्या होता है? पैरासीटामोल, पैरासीटामोल ये भी एब्जॉर्ब हो जाता है स्टमक में ही, और कुछ अमाउंट में H2O हो गया, अल्कोहल हो गया, एस्प्रिन हो गया, पैरासीटामोल, और क्या होता है? शुगर, कुछ अमाउंट में शुगर। ओके, स्टमक हो गया। फिर इसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन, इन स्मॉल इंटेस्टाइन, सॉरी एब्जॉर्प्शन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या क्या होता है यहाँ पे? मोस्ट ऑफ द न्यूट्रिएंट्स, मोस्ट ऑफ द न्यूट्रिएंट्स, मतलब न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो लगभग सारे के सारे यहीं एब्जॉर्ब होते हैं, मोस्ट ऑफ द न्यूट्रिएंट्स। आयरन भी यहीं पे एब्जॉर्ब होता है बेटा, आयरन, Fe आयरन हो गया, ठीक है, तो ये भी यहीं पे एब्जॉर्ब होता है। इसके बाद फिर डी नंबर पे आ गया क्या? द एब्जॉर्प्शन इन लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। यहाँ पे क्या एब्जॉर्ब होगा बेटा? मैक्सिमम H2O, है ना, सबसे ज़्यादा यहीं पे H2O। कहाँ? मिनरल्स, कुछ मिनरल्स कुछ, है ना, विटामिन B12, है ना, कुछ अमीनो एसिड। आपने देखा था कोलन में कौन सा रहते हैं? ई कोलाई बैक्टीरिया। तो कुछ एब्जॉर्प्शन करते हैं। H2O हो गया, मिनरल्स हो गया, और कार्टिकोस्टेरॉइड ड्रग्स हो गए, कार्टिकोस्टेरॉइड्स ड्रग्स। तो यहाँ पे कार्टिकोस्टेरॉइड ड्रग्स भी एब्जॉर्ब होते हैं, तो इसको भी आप नोट डाउन कर लें। तो एक चीज और यहाँ पे पढ़ लेते हैं हम लोग, जितना भी फूड एब्जॉर्ब होता है वो सबसे पहले कहाँ पहुँचता है? सबसे पहले जो भी इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब हुआ सबसे पहले पहुंचेगा बेटा लीवर के पास। किसके पास पहुंचेगा? लीवर के पास। कैसे पहुंचेगा? जब देखते हैं टर्म हिपैटिक पोर्टल सिस्टम, हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। देखते हैं भाई ये क्या है। देखो सबसे पहले तो हार्ट है, ये हार्ट है। मान लेते हैं इससे कोई एक आर्टरी निकली है, आर्टरी निकली और यहां पे पहुंची कहां? इंटेस्टाइन में। इंटेस्टाइन में पहुंच गई बेटा। कहां पहुंच गई? इंटेस्टाइन में। आर्टरी ये है, आर्टरी इंटेस्टाइनल आर्टरी, इंटेस्टाइनल आर्टरी है, ठीक है। और आर्टरी है तो बेटा ऑक्सीजन, ऑक्सीडेटेड ब्लड ले जा रही होगी, कंफर्म। इंटेस्टाइन में क्या करेगी? इंटेस्टाइन से फिर निकलेगी वापस, फिर निकली है और निकलने के बाद ये इसके पास CO2 होगा,
CO2 होगा, यानी कि CO2 यहाँ से ले लेगी, है ना, इसमें ऑक्सीजन दे देगी और जो उसमें मेटाबॉलिज्म के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड बना होगा उससे रिसीव कर लेगी। और इंटेस्टाइन में ही बेटा फूड एब्जॉर्ब हो रहा है, फूड एब्जॉर्ब हो रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, एब्जॉर्ब फूड भी होगा, एब्जॉर्ब फूड, एब्जॉर्ब फूड भी होगा। और फूड एब्जॉर्ब वाला को कहाँ ले जाएगी डायरेक्ट बेटा, ये लीवर के पास, कहाँ ले जाएगी, लीवर के पास। अब क्या करेगा लीवर जो है इस एब्जॉर्ब फूड को क्या करेगा, मैनेज करेगा, कैसे किसको देना है, कितना कहाँ खर्च होना है, वो उसके हिसाब से मैनेज करेगा। और बाकी बाद में ये आर्टरी, ये वेन्स यहाँ पे चली जाएगी। तो इस वेन का नाम क्या है, ये वेन हेपेटिक वेन, हेपेटिक वेन, हेपेटिक वेन कहाँ चली जाएगी, हार्ट में। अब वो डायरेक्टली नहीं जाएगी, वो अलग बात है, सुपीरियर इंफीरियर वेन केवा में जुड़ेगी जाके, और फिर इंफीरियर वेन केवा जो है वो राइट ऑरिकल में जाएगा, तो इस तरीके से वो जाएगी। लेकिन हम मानते हैं हेपेटिक वेन्स ये लीवर से लेकर के कहाँ जा रही, हार्ट की तरफ ब्लड लेके जा रही। तो जो इंटेस्टाइन से लीवर की तरफ लाई, इस वेन को क्या बोलते हैं, तो यही वेन है बेटा हेपेटिक पोर्टल वेन, हेपेटिक पोर्टल वेन। मतलब पहले तो इसने यहाँ पे क्या बनाई होंगी, पहले तो इसने यहाँ पे ये बनाई होंगी क्या, कैपिलरीज, ये कैपिलरीज यहाँ पे बनाई, है ना, कैपिलरीज यहाँ पे बनाई, फिर दोबारा यहाँ पे भी कैपिलरीज बनाई। यानी कि जब भी ब्लड वेसल्स को क्या करना होता है, जब भी ब्लड वेसल्स को किसी ऑर्गन्स पे सब्सटेंसेस या CO2 या कुछ भी देना होता है तो कैपिलरीज के थ्रू देता है। तो ये सेकेंड कैपिलरीज है, ये सेकेंड कैपिलरीज है ना, और ये फर्स्ट कैपिलरीज थी। तो ये इंटेस्टाइन और ये बेटा क्या है, लीवर। अब जरा हम लोग देखते हैं हेपेटिक पोर्टल वेन क्या कर रही है, दोबारा सेकेंड कैपिलरीज बनाने के बाद फिर जा रही है हार्ट में। जनरली जो वेस्कुलर सिस्टम होता है वो कैसा होता है, हार्ट ये है हमारा, इससे कोई ऑर्गन है, मान लेते हैं ये ऑर्गन, कोई भी ऑर्गन है, इस पे ब्लड गया, कौन लेके गया, आर्टरी, आर्टरी जो है ऑक्सीजन ब्लड लेके गई और उस ऑर्गन से वापस हार्ट में लाती है कौन, वेन, वेन CO2 वाला ब्लड लेके जाएगी हार्ट। यानी कि ऑर्गन से हार्ट में और सॉरी हार्ट से ऑर्गन में और ऑर्गन से फिर हार्ट में पहुंचा ब्लड। मतलब घर से निकले थे स्कूल जाने के लिए, यानी कि ऑर्गन से निकले थे हार्ट पे जाने के लिए, है ना, घर से स्कूल कॉलेज जाने के लिए निकले, घर ये है इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन से घर से निकले स्कूल जाने के लिए, कहाँ स्कूल है इनका, हार्ट, है ना, लेकिन ये कहाँ चले गए, कहीं और ही, है ना, समझ रहे हो ना। घर से निकलने के बाद ये स्कूल नहीं पहुंच रहा है, पहले कहीं और पहुंच रहा है, इसके बाद स्कूल पहुंच रहा है। तो आप समझदार हो, घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही रास्ते में है उसका घर, तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं, है ना, घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही किसका घर है, लीवर का, और लीवर से पहले मिलेंगे जाके और फिर जाएंगे कहाँ, हार्ट पे, समझे कि नहीं। तो ये हेपेटिक पोर्टल सिस्टम है, पोर्ट मतलब कहीं से चीज माल लोड करना है और कहीं पे छोड़ देना है, बात समझे कि नहीं, कंफर्म, वेरी गुड। एब्जॉर्ब फूड, एब्जॉर्ब फूड first reach into reach into liver। सबसे पहले एब्जॉर्ब फूड कहाँ पहुंचेगा, लीवर में। तो नोट कर लिया होगा स्टूडेंट्स, आज आप लोगों ने किस तरीके से एंजाइम्स डाइजेशन करते हैं, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को सिंपलेस्ट में कन्वर्ट करते हैं, और इसके बाद हमने कौन से पार्ट में कितना डाइजेशन होता है, कौन से पार्ट में किस तरीके से हमारे जो सिंपलेस्ट एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स है, डाइजेस्ट न्यूट्रिएंट है, वो एब्जॉर्ब किस तरीके से होते हैं ये देखा। फिर हेपेटिक पोर्टल सिस्टम में थोड़ा सा हमने देखा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।